तो चलिए देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, तेजी तेजी से जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सबके पास। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर का पहला सेट, जिसका कोड है 824 आईजे। अच्छा, ये किस साल का है? तो ये याद रखिएगा 2024 का है। कब का है? 2024 का सेट 1। बस 1 मिनट रुक जाइए, स्टार्ट कर दिए हम। ठीक, आप लोगों के लिए ये पहला क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके बताइए धड़ाधड़। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बड़ा हो जाओ जी, बस जरा रुक जाइए। तो मिनट बस। चलिए एक स्टार्ट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपिटम परत का कार्य होता है, यानी इसमें देखिए 4 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं, उसका क्या आंसर हो जाएगा वो हम देखते हैं। एक कहीं, हाँ, चलिए देखिए क्या कह रहा है। टेपिटम परत का कार्य होता है, तो टेपिटम परत का कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। क्या होता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करना, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? निम्न में से कौन सा एक अपराधारी है? तो अपराधारी है कछुआ, पहला, इसका भी सही हो जाएगा। तो दोनों के क्लियर है। आगे की तरफ अगर बढ़े तो ये देखिए, अगला है हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार किसके कारण होता है? नाम याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार को ही क्या कहते हैं? डेंगू। और ये होता है एडीज के कारण। किसके कारण? एडीज के कारण। एनाफिलीज के कारण होता है मलेरिया का ये रोग वाहक है। मलेरिया होता तो प्लाज्मोनियम के कारण है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर कौन जाता है? मादा एनाफिलीज, मच्छराइन। ठीक, ट्यूलेक्स, इसके कारण ये किसका वाहक है? तो ये हाथी पांव का वाहक है। अब ये किसका समूहन, मतलब एक जगह से किसको एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाएगा? तो ये पहुंचाता है पुचेरेरियाई बैंक्रॉप्टी को। ठीक, अब जरा तनिक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना? यार सही दिखा था। नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजे थे केहू पास भाई। एक कौन नहीं दिखा होते हैं, नेटवर्क कमजोर वो का होगा। एक 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 नेटवर्क का है ये बा। चलिए अच्छा, जहाँ ना समझ में आप लोग बताते रहिएगा। ठीक, आगे की तरफ अगला देखते हैं। तो अब जैसे ही 4 क्वेश्चन ये हो गए, अब इसके बाद आ जाता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में आपको क्या करना रहता है? देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया उसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। लास्ट का क्या है? वाहितमल क्या होता है? तो आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? यहां लिख देंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख दिए ऐसे 2। अब इसमें देखिए पहला क्या था? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम है, यानी जो पहला है इसका आंसर है सर्टोली कोशिका। कौन है? सर्टोली कोशिका। यानी शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान कर रहा है? सर्टोली कोशिका। याद रखिएगा, 2 तरह के वृषण जो होता है ना, ये तो बस आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। वृषण जो होता है, अब इसके बाद इतना ही लिखना है, इसके बाद वाला एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज। तो जो वृषण होता है इसमें 2 तरह की कोशिका होती है। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। और एक होता है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। तो ये करता है शुक्राणु का निर्माण। क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण। और ये जो सर्टोली सेल है ये उसको पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा एक और कोशिका याद रखिएगा, स्पेशल कोशिका है अंतराली कोशिका। क्या? अंतराली कोशिका, या इसी को कहते हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल,
ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण। और ये हार्मोन जिम्मेदार होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, इसके लिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा इसी में क्या कह रहा है, एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम। तो चलिए अगला देखते हैं, एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम। तो दूसरा क्या था, एमटीपी और जेडआईएफटी। तो एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल ई से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हो जाता है, ठीक। और जेडआईएफटी का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आपके लिए मैं होमवर्क इसको दे दे रहा हूं, GIFT और इसके साथ साथ ART। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क कमेंट में आप लोग बताइए। तो दूसरा, ये दूसरे का जो दूसरा था ये हो गया, इतने तक में किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। तो अनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है, जीन। एक अनुवंशिकता की इकाई, डायरेक्ट बस आंसर लिख दो जीन, टाइम बचाना है, जीन। चौथा क्या होता है, तो चौथे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुवंशिक कूट में कितने प्रकार के कोडांत्रिक होते हैं, अनुवंशिक कूट में कितने प्रकार के कोडांत्रिक होते हैं। तो आपको लिखना है, देखिए जो आरएनए होता है उसमें टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं, क्या 4 नाइट्रोजनी क्षार। इसी को 3-3 के जोड़े में करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64 कोडांत्रिक होते हैं। कितने, 64 कोडांत्रिक होते हैं, त्रिक होते हैं। लास्ट क्या है, वाहित मल। तो वाहित मल क्या होता है वो जान लेते हैं। वाहित मल यानी कि जब भी, देखिए वाहित मल होता क्या है, जो खराब पदार्थ है वो अगर जल के कांटेक्ट में आए तो वो फ्लूइड टाइप का हो जाता है, वही कहलाता है वाहित मल। आराम से आप लिख लीजिए, ठीक। तो जो खराब पदार्थ होते हैं जब वो जल उसी में मिला दिया जाता है तो वही कहलाते हैं वाहित मल। सब्जी उब्जी का छिलका है, पानी मिला दीजिए तनी का तो वो गीला गीला हो जाएगा, वाहित मल हो गया। और जो मानव का या फिर पशुओं का एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है, यानी जो खराब पदार्थ है, तो खराब पदार्थ प्लस पानी, यही क्या है, वाहित मल, ठीक, क्लियर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अफीम क्या है, तो अफीम एक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, ठीक। और पूछ रहा है यह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। अच्छा उसको छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, लास्ट का है प्रश्नोत्तर 2 का अंग, क्या है 3 का अंग। तो देखिए अंग में है, क्या हो जा रहा है जी, है अंग, यही है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है ना, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला आप याद रखिएगा, वन्य जीव अधिनियम 1972। क्या, वन्य जीव अधिनियम 1972। ये क्या करता है, ये जानवरों की तस्करी पर रोक लगाता है। क्या करता है, जानवरों के शिकार, तस्करी, इन सब पर रोक लगाता है, पर
रोक लगाता है, रोक लगाता है। ठीक, कोई दिक्कत इतने में? देख लें जरा, और किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मिनट वायर में हमें नहीं दिखा था। सही। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक, एक तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, वन नीति संरक्षण 1958, और एक है वन नीति संरक्षण 1988। इन सब में क्या कहा गया है? पेड़ पौधों की कटाई पर रोक, सतत पोषणी विकास पे जोर दिया गया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो नाम था वन्य जीव अधिनियम, तो ये भारतीय वन्य जीव मतलब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। क्या था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये क्या था? अंग। इतने में कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अगला देख रहे हैं, घ वाले में क्या पूछा जा रहा है? घ में कहा जा रहा है कि ये जो प्रतिजैविक होता है ये क्या होता है? तो आपको बताना है प्रतिजैविक क्या है, और इसके साथ साथ क्या कह रहा है? किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। यानी घ है ये, क्या है? घ। तो जो प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक अंग्रेजी में से कहते हैं एंटीबायोटिक, बायोटिक। ये एक प्रकार का रसायन है। क्या है? एक प्रकार का रसायन है जो पीड़ा से राहत, जो पीड़ा से राहत यहाँ तो नहीं है मैम, यहाँ कोई मार्क्स नहीं है। नहीं, हेलो, हेलो है, हेलो। अच्छा हाँ, तो देखो प्रतिजैविक क्या होता है? ये एक प्रकार का रसायन है जो पीड़ा से राहत हुआ हानिकारक जीवों को, जो पीड़ा से राहत हुआ हानिकारक जीवों से, हानिकारक जीवों से सुरक्षा करता है। ठीक, अच्छा, यहाँ एक और ये भी पूछा गया था, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो आप लोग देखिए, एक कहानी याद रखिएगा, नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो किए क्या थे? एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज किए थे। गांव में वो सबका भई से छोड़ देते थे, मड़ई उड़ई फूक देते थे, मटर वटर उपाड़ देते थे। उनके गांव वाले पकड़ के उनको इतना न पीट दिए कि सब हाथ गोड़ फूट गया था, भागे जंगल में। और अपने दादा से वो सुने थे कि कोई घास होती है जिसको लगाने पर दर्द से राहत मिलता है। सभी घास लगे लगाने, खाने होने लगे।
तो उसी में कोई उनको एक ऐसा पौधा मिला जिससे उनका दर्द कम हो गया, तो वो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की खोज कर दिए। इसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया था। नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ कुछ इमेज है, जरा इसको याद देखिएगा। ये देखिए, दो जीव कहा गया था और बता दिया गया ज्यादा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और ये क्या है? तो ये एक टाइप का कवक है। और तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, और ये एक टाइप का जीवाणु है। दो जीव पूछा गया था, तो कवक और जीवाणु लिख दीजिएगा। एक कोई दिक्कत इतने में नहीं? बहुत सही। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो बहुत सरल है। क्या था? तो लिखेंगे मानव में प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। ये हो गया, यही पूछा गया था। मानव में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना है। तो ये दो प्रकार की होती है। नाम क्या है? सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये होती क्या है? हानिकारक जीवों से शरीर की जो लड़ने की क्षमता रहती है उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। दूसरा देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, यानी क्या था? ख नंबर। देखिए, जो क्लाइनफेल्टर होता है, क्लाइनफेल्टर, तो इसमें रहते हैं 47 गुणसूत्र, यानी ये क्या रहता है? 2n+1। और एक क्या है? टर्नर। तो टर्नर में रहते हैं 45 गुणसूत्र, यानी 2n-1। जनरली कितने रहते हैं? 46, लेकिन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए सिंड्रोम हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्लाइनफेल्टर में 47, टर्नर में 47, एडवर्ड में 47, पटाऊ में 47, डाउन में 47। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक। और तो एक और क्वेश्चन, पहला क्या पूछा गया? अफीम क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 3, और इसका क। अफीम एक प्रकार का रसायन है, ठीक। अगला, यह पैपेवर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त होता है। अच्छा, इसी को ना पेपेवर सोमनीफेरम को पॉपी प्लांट भी कहते हैं। क्या? पॉपी अंग्रेजी में। तो ये पॉपी प्लांट, ये भी उसी का नाम है, ठीक। कोई दिक्कत इतने में नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अजय प्रजापति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जितने लोग जुड़े हो धड़ाक से एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक। आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन था, अफीम क्या है? अफीम एक प्रकार का रसायन है। किस पौधे से प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्र की संख्या 47, टर्नर में 45। मानव में प्रतिरक्षा दो प्रकार की, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रतिजैविक क्या है? तो ये एक प्रकार का दर्द निवारक दवा समझ लो है। ये किन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या किया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया, जिसके तहत इसके वन्य जीवों के शिकार उकार पर रोक लगाया, तस्करी पे रोक लगाया। तो ये सब किए। आगे ये जो बताया गया है वही इधर लिख दिया गया, क ख ग घ और ये अंग। आगे देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है कि
अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न, और ये क्या कहा गया है, कह रहा है शारीरिक रोध और कोशिकी रोध पर टिप्पणी लिखना है कि ये होते क्या है। तो देखिए, समय बचाने के लिए, ताकि मतलब ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, ये आंसर पहले से ही लिखान आया हुआ है, कोई दिक्कत। अरवाज डिफेंस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, शारीरिक शोध यानी इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर, और ये है, एक मिनट कहाँ भाग रहे हो जी, आ जाओ भाई, ये क्या है, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर कोशिकी सोच में आ जाता है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो इम्यूनिटी में ये पढ़ाए जाते हैं, तो इनको हम देखते हैं। पहला कोशिकी ये क्या है, कोशिकी शोथ। देखिए क्या होता है कोशिकी शोथ, हमारे शरीर में एक विशेष टाइप की कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं, हाँ है जी, WBC, क्या कहते हैं, WBC। उसी के टाइप है मोनोसाइट। ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विषैले विषैले पदार्थ, विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों, टूटी फूटी कोशिकाओं को खा जाता है। और इसके साथ साथ इसी प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, उनको खा गया। ये किस, अच्छा इसी में एक और याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल। ये क्या करता है, ये सामान्यतः रक्त में उपस्थित रोगाणु का भक्षण कर लेगा। क्या करेगा, रक्त में उपस्थित रोगाणु का भक्षण कर लेगा। ये क्या था, तो ये देखिए, कोशिकी कोशिकी रोध में आते क्या है, विशेष टाइप के WBC, उसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, जितने भी हानिकारक पदार्थ रहेंगे, जीवाणु रोगाणु रहेंगे, उन सबको ये खा जाएगा। और इसके साथ साथ अगला जो कहा गया था वो क्या है, कहा गया जी, आ जाओ जी, ये हाँ, तो इसी में एक और पूछा गया है ना, क्या कहा गया है, शारीरिक रोध। तो शारीरिक रोध यानी फिजिकल अवरोध। तो देखिए, शरीर में हम लोगों के क्या पाई जाती है, त्वचा, त्वचा इसी के अंतर्गत आती है। ये त्वचा क्या करती है, ये हानिकारक जीव से रक्षा करती है कि नहीं, हानिकारक जीव से, या कह लो हानिकारक पदार्थों के प्रवेश पर रोक लगाती है, प्रवेश पर रोक लगाती है। अब बाहर कोई मान लीजिए जो वायरस वायरस हो गए, वो टहल रहे हैं, जीवाणु बैक्टीरिया सब टहल रहे हैं, तो जब जाते हो तो क्या वो आके तुम्हारे अंदर हिल जाते हैं, नहीं, वो नाक द्वारा अंदर जाएंगे, या तो मुंह बाके ऐसे कर रहे हो तो मुख द्वारा अंदर चले जाएंगे। ये जो स्किनिया है, त्वचा जो है, उस त्वचा को इसे तोड़ ताड़ के फाड़ चीर फाड़ के अंदर नहीं जाते हैं, यानी ये जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है। और क्या करता है, तो ये वाटर प्रूफ है। क्या है, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का क्या मतलब होता है कि जब हम नहाते वहाते हैं तो क्या ऐसा होता है, किडनी भीग गया, फेफड़ा भीग गया, हृदय भीग गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये क्या करता है, वाटर को भी अंदर नहीं जाने देता। ठीक, और तो देखो, ये जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु के एंट्री को भी रोकता है, रोगाणु के एंट्री पर क्या लगाता है, रोक। तो ये किस में आ जाता है, फिजिकल रोध में। कोई दिक्कत इतने में, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी पंडित, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्लियर है इतना। अच्छा, जब आवाज आना बंद हो जाए ना तो तनिक बता दीजिएगा, ऐसे माइक का थोड़ा कम चार्ज है, तो जब जैसे ही आवाज आना बंद हो जाए बता दीजिएगा। तो ये क्या हम समझे, कोशिकी रोध, और उसके साथ साथ क्या था, शारीरिक रोध। अगला, अगला चलिए, इतना क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्या है जी, कैंसर। देखिए कैंसर क्या होता है, तो अब हेडिंग क्या है, कैंसर। एक मिनट, चला हाँ। तो ये जो कैंसर है ना, ये कोशिकाओं के अनियंत्रित और अनियमित विभाजन से होता है। यानी ये कैसे होता है, कोशिकाओं के
अनियंत्रित नियंत्रित व अनियमित विभाजन से, अनियमित विभाजन ही कैंसर है। ठीक। अच्छा, जैसे ही मान लो कहीं एक कोशिका मर गई, अब वहां 1000 कोशिका बन गई, तो वहां पर उभार हो जाएगा। तो उस उभार को, इसमें गांठ बन जाता है या उभार बनता है, उस उभार को कहते हैं, यानी इसमें जो क्या रहता है, गांठ या कह लो उभार, इस उभार को कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं? ट्यूमर। ठीक। तो कैंसर है क्या? कैंसर यानी कोशिकाओं के अनियंत्रित और नियमित विभाजन का ही रूप है। तो इसमें जो गांठ बनता है उसी को कहते हैं ट्यूमर। तो याद रखना, ये जो है ना अति पीड़ादायी और गंभीर रोग है। क्या है? अति पीड़ादायी। इससे हर साल लाखों, मतलब हजारों लोगों की जान चली जाती है। और क्या कह रहा है, इसी में कहा गया था कि इसके उपचार बताने हैं। देखो तो जाओ जी। अच्छा, यही हम इधर ये बचाव देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, अरे बाप रे। क्वेश्चन में कह रहा है कैंसर क्या है वो बता दिए, कह रहा है इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का, 1 नंबर का है कैंसर क्या है वो बताने में, 2 नंबर का है उसका उपचार बताने में। तो देखो बचाव, बचाव क्या कर सकते हैं ताकि कैंसर ना हो। बचाव में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्या? धूम्रपान यानी नशा नहीं करना चाहिए, ये बचाव कर सकते हैं। नशा में चाहे धूम्रपान हो या मद्यपान, चाहे धुआं वाला हो या पीने वाला। इसके साथ साथ बार बार एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड, ये सब मतलब बार बार नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ठीक। ज्यादा धूप रहे, एकदम कड़कड़ा के धूप है और हमेशा धूप में टहलते हो, तो ये भी नहीं टहलना चाहिए। ये तो बचाव के रास्ते हैं। लेकिन इसका अगर हम उपचार देखेंगे तो उपचार में विशेष विशेष उपचार है, ये जरा याद रखिएगा। तो देखिए इसके उपचार में क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो पहली विधि इसके उपचार में आ जाती है रासायनिक चिकित्सा। रासायनिक चिकित्सा या इसी को कहते हैं कीमोथेरेपी। मतलब इसमें दवा देंगे, केमिकल वाली दवाएं देंगे। तो ये दवाओं का दुष्प्रभाव रहता है, बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन दवा ये चलाने से पहले टकला कर देंगे, बाल रहेगा ही नहीं तो झड़ेगा ही कहाँ। ठीक। अगला शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी उपाय में, पहला था कीमोथेरेपी, दूसरा था शल्य चिकित्सा। जहां पर कैंसर हुआ है ना, उसको काटेंगे और फेंक देंगे, जाओ बाहर चले जाओ। इसी को कहते हैं शल्य चिकित्सा या सर्जरी। अच्छा, कितने लोग हो, जरा जितने लोग हो एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दो। तो अगला क्या है, विकिरण या मतलब विकिरणी चिकित्सा या इसी को कहते हैं रेडियोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, जो कोशिका है उसमें जो न्यूक्लियस है उसी में गड़बड़ी हो जाती है, तो बनाए विभाजन होने लगता है। तो इसमें बहुत सी किरण भेजेंगे, अल्फा बीटा गामा किरण, ये सब भेज के डीएनए को तोड़ देंगे। उसकी कोशिका का डीएनए तोड़ दिए, वो विभाजित होना बंद हो जाएगा। तो ये रोकने का एक उपाय है। एक है प्रतिरक्षा चिकित्सा। इसमें एंटीबॉडी को इंटर करके तब उसका मतलब उपचार किया जाता है। ठीक। ये क्या है, कैंसर के उपचार के तरीके। पहला कीमोथेरेपी, मतलब रसायन युक्त दवाएं चलेंगी। अगला क्या है, अगला में कहा जा रहा है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, जहां हुआ है वहां से काट के उतना भाग निकाल दो, बाहर फेंक दो। अगला है रेडियोथेरेपी, तो इसमें अल्फा बीटा गामा किरण भेज के जो सेल का डीएनए है उसको तोड़ देंगे। एक है प्रतिरक्षा चिकित्सा। तो ये है इसके क्या उपचार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संकर क्रास और द्विसंकर क्रास को समझाइए। चलो भाई देखो, एक संकर क्रास क्या होता है यार। चलो यहाँ इसको ब्लैक कर देता हूं। एक संकर क्रास, एक संकर क्रास, एक संकर क्रास होता क्या है, जब संकरण, एक लक्षण को ध्यान में रख, जब संकरण
जब संकरण एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर कराते हैं तो इसे हेडिंग कहते हैं। हेडिंग यानी वही एक संकर क्रॉस, हेडिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे में देखो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कोई शुद्ध लंबा पौधा है, कोई मटर का पौधा है क्या, शुद्ध लंबा, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका क्रॉस करा दिए शुद्ध बौना से, शुद्ध बौना से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जैसे ही क्रॉस कराएंगे ये इधर हो जाएगा कैपिटल टी, ये इधर यानी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का इससे करा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करा दिए तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी एक लक्षण को क्रॉस में ध्यान में रखकर क्रॉस कराएं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एक संकर क्रॉस। अगला क्या है, दो संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। क्या है, द्विसंकर क्रॉस। देखो यहाँ क्रॉस कराया जाएगा दो लक्षणों का, यानी दो लक्षणों की वंशागति कराई जाएगी, इसी को कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अच्छा यहाँ होगा क्या, जैसे देखो हम ले लिए बीज का रंग, तो रंग कैसा होगा, या बीज का पहले आकार ले रहे हैं। बीज का आकार गोल हो सकता है यानी राउंड आर, या तो यही हो जाए झुर्रीदार, क्या हो जाए, झुर्रीदार, तो स्मॉल आर क्या, स्मॉल आर। दूसरा हम देख ले रहे हैं बीज का रंग में क्या है, पीला है हरा है, तो पीला को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई, हरा को स्मॉल वाई। तो जब क्रॉस कराते हैं तो दो जीव के, लोकुस, गुड इवनिंग सर जी, प्रणाम लोकुस। तो देखो यहाँ पर जोड़ी बना देंगे तो ये प्रभावी कौन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रभावी है, और इधर स्मॉल वाई। तो जो आप याद रखिएगा, ये जो एक संकर क्रॉस होता है ना, ये इसका एग्जाम्पल क्या है पता है, जो प्रभाविता का नियम है, मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये किसका एग्जाम्पल है, एक संकर क्रॉस। पृथक्करण भी किसका एग्जाम्पल है, एक संकर क्रॉस, पृथक्करण का नियम, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एक संकर क्रॉस के। लेकिन उनका जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो किसका एग्जाम्पल है, द्विसंकर क्रॉस। तो इसमें देखो यहां से क्या होगा, यहां से ये इस टाइप का जीन बन जाता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से अगर युग्मक बनाना चाहें, क्या युग्मक, तो क्या क्या बनता है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। तो ये चार ठो क्या बन गए, युग्मक। अब इनका क्रॉस जब कराते थे आपस में, ये 16 खाना वाला, क्या कराते थे, 16 खाना वाला, तो ये इधर है ही, चलो इधर ही करा दे रहे हैं। एक ये लो, तो एक दो एक, ये इस तरह से हो गया। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इस खाने में देख रहा हूं, ऊपर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आगे है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो आर को पहले लिखना है, वाई को बाद, और उसमें भी कैपिटल जो रहे उसको पहले स्मॉल को बाद। तो यहाँ लिख दिया कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई। अगर मैं यहाँ देखूं तो ऊपर क्या है, कैपिटल आर, लेकिन इधर क्या है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। इधर कैपिटल वाई है, उधर स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो यहाँ भी वही है, यहाँ अगर देखूं इधर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर भी स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस टाइप से आपको ये क्रॉस कराना रहेगा। तो आप लोग देखिए, कौन है भाई, देसी ब्रो, हाय हाय देसी ब्रो
तो आप लोग जो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम होता है 16 खाने वाला, ये मैं बता दिया, इसको जरा भर कर आप लोग कॉपी में अपने वहीं भर कर बताइए। तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो इसको आप लोग अपने से भरकर बताइएगा। तो याद रखिए, मेंडल का जो पहला और दूसरा नियम है वो एक संकर क्रॉस का होगा, इसका एक संकर क्रॉस का। लेकिन जो तीसरा नियम है उनका पृथक्करण का नियम, मतलब स्वतंत्र व्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है द्विसंकर क्रॉस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समजातता। क्या है? समजातता। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? समजातता। कोई किसी को दिक्कत इतने में? बताओ। रिटन बाय विकास, प्रणाम सर। प्रणाम विकास, प्रणाम। चलो आगे समजातता समझते हैं। तो आप लोग समजातता समझने से पहले पहले ये समझिए समजात अंग क्या होता है। समजात अंग, देखिए ऐसे अंग, क्या? ऐसे अंग यानी ऐसा अंग रहे जिसका संरचना तो रहे समान, क्या रहे? समान, लेकिन उसका जो कार्य है वो रहे भिन्न, उसी को क्या कहते हैं? समजात अंग। संरचना या कह लीजिए उसकी उत्पत्ति, संरचना या उत्पत्ति क्या है? समान, लेकिन कार्य क्या है? भिन्न। तो इस तरह से जो जीव बनते हैं वो ट्रांसफर होंगे अपनी अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है समजातता। क्या? समजातता। सत्यम राजपूत, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मॉडल पेपर करा रहे हो? मॉडल पेपर नहीं, अनसॉल्व पेपर जो 2024 का था सेट पहला, वो करा रहे हैं। तो देखिए ये समजात अंक के कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ देख लीजिए। जैसे कहाँ गए जी? ये देखिए कैसे समजात अंग है वो मैं बता देता हूँ। ये आ जाओ, देखिए लगभग आप संरचना देख लीजिए, सबकी संरचना आपको सेम लग रही है कि नहीं? एक को इधर देखिए, क्या है? पैर वाला पैर लग रहा है क्या जी? हाँ, तो देखिए इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर और ये पंख, लगभग संरचना सब में समान दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ। ये क्या है? ये ह्यूमन का पैर है, चीता का पैर है, मछली का जो पंखवा रहता है तैरने वाला वो है, चमगादड़ का पंखवा उड़ने वाला वो है। तो यहाँ पर सबकी संरचना लगभग समान है, लेकिन इसके पैर का काम क्या है? दौड़ना। चीता के पैर का काम क्या है? छलांग मारना। इसके फिन का क्या काम है? तैरना। और इसके पंखवा का क्या काम है? उड़ना। तो संरचना तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, इसे कहेंगे समजात अंग, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समजातता। अच्छा, एक और पौधे में भी देखते हैं। ये क्या है? बोगेनविलिया का पौधा। इसका जो ये कांटा है और इधर कुकुरबीटा का जो ये प्रतान टेंड्रिल होता है, दोनों संरचना समान होती है। कार्य देखो, इसका कार्य है सुरक्षा, इसका कार्य क्या है? सुरक्षा। दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या? चलो अच्छा। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है अपनी पकड़ मजबूत करना, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते रहना। क्या? बढ़ते रहना। कितने टाइम ऑनलाइन आते हो? ऑनलाइन का नोटिफिकेशन अपलोड रहता है जी, चेक कर ली, चेक करते रहिएगा, नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला हार्डी बेनबर्ग का नियम। क्या? हार्डी बेनबर्ग का नियम। तो इवोल्यूशन चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछ लिया है। हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत क्या होता है ये देखिए, आप लोग याद रखिएगा। या एक देखिए, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हार्डी और जर्मन के वैज्ञानिक बिनबर्ग, ये दोनों आपस मिले और क्या बताएं कि जीन की जो अनुवृत्ति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है, इसी बात को वो लोग बताएं। तो इससे संबंधित एक नियम दे दिए, देखो इसमें किसी प्रकार की अनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार से जीन उत्परिवर्तन नहीं होते हैं, प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता। इसके लिए एक सूत्र भी दिए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें ये सब क्या है? तो इधर देखिए, जो पी स्क्वायर था ये समयुग्मजी प्रभावी
है, या कह लीजिए जीवों की जो आवृत्तियां होती हैं कैपिटल ए ये है पी स्क्वायर। पी क्या है, सिंगल, डबल था, पी स्क्वायर सिंगल है तो ए। और इधर क्यू स्क्वायर, देखिए ये जो था ये था होमोजाइगस, ये क्या है, ये भी होमोजाइगस है लेकिन ये डोमिनेंट था और ये रेसेसिव है, ये अप्रभावी एलील की प्रवृत्ति, वो प्रभावी एलील की प्रवृत्ति। ठीक, तो टू पी क्यू क्या है, ये जीवों की आवृत्तियां हैं, दोनों जब मिल जाते हैं, यानी वो होमोजाइगस थे तो ये हेट्रोजाइगस है। यही था हार्डी वेनबर्ग का नियम। सर जी है, आकाश सर जी क्लास कब से लेंगे? आकाश सर जी की क्लास 7 बजे से रहेगी, तो सब लोग वहां पर भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु बीजाणु धानी यानी पराग कोष और गुरु बीजाणु धानी में अंतर बताना है। चलो भाई, क्या बताना है? लघु बीजाणु धानी यानी इसी को क्या कहते हैं, पराग कोष। और क्या बताना है? गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, यही था ना जी? क्या है? हाँ, इसी में क्या बताना है? अंतर। इसी को बीजांड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, पहला अंतर क्या है, ये जो होता है ये नर जननांग का भाग, ये नर नर जननांग का भाग है, नर का भाग है, नर पुष्प का भाग है, लिखो ये क्या है, नर पुष्प का भाग है। और ये क्या है, मादा पुष्प का भाग, मादा पुष्प का भाग, पार्ट। दूसरा अंतर क्या है, इसमें पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। इसमें किसका नाम निर्माण होता है, तो इसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है, अंड कोशिका, अंड कोशिका का निर्माण यहां पर होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आपस में चैटिंग कर रहे हो क्या? बहुत सही, कीप इट अप, करते रहो भाई। ये देखो, जो पराग कोष होता है ये, इसकी संरचना देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा, ये जो है इसी को क्या कहते हैं, पराग कोष। और बीजांड की संरचना देखेंगे तो इस तरफ इस टाइप का रहता है बीजांड, ये देखो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक, तो देखो इसमें 4 ठो ये जो पराग कोष है, अगर एक देखेंगे पुंकेसर में ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सामने से 2 है, इसी को मैं इस तरह से इसे पलट के दिखाऊं, 4 ठो दिखाई देंगे खाने। ठीक, चलो बाय बाय सर जी, बाय बाय लोकुस। तो इधर ये बात इतना याद रखिएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समष्टि के किन्हीं 3 गुणों की व्याख्या कीजिए। समष्टि के 3 गुण बताने हैं, तो चलिए समष्टि के 3 गुण। समष्टि होता क्या है पता है, कोई एक विशेष स्थान जहां पे एक ही जाति के जीव निवास करते हैं, उसी को समष्टि समष्टि कहते हैं। उसके 3 गुणों की बात की गई है, तो देखो उसके 6 गुण मैं बता दे रहा हूँ, लिखना 3 है, मैं भी बताऊंगा 3 ही। तो देखो पहला क्या है, पहले में कह दे रहा है समष्टि आकार या घनत्व, मतलब कितनी घनी आबादी है या नहीं। दूसरा क्या है, जन्म दर, मतलब उस समष्टि में लोग पैदा हो जा रहे हैं तो वृद्धि हो जाएगी कम्युनिटी की मेंबर की। मृत्यु दर, अगर मान लो कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो जो बूढ़े हो गए हैं वो खत्म भी तो होंगे, मरेंगे भी, तो संख्या कमी हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, लिंग अनुपात, मतलब मेल फीमेल वहां कैसे हैं, कितने हैं। आयु संरचना उन सब का एज देखेंगे, और समष्टि की वृद्धि कैसी हो रही वो देखेंगे। तो पहला जो देखते हैं वो है समष्टि का आकार व घनत्व। देखो समष्टि का आकार व घनत्व होता क्या है, आप इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, डी बराबर एन अपान यस। एन यहाँ पर क्या है, जीवों की कुल संख्या, और यस क्या है, तो यस यहाँ है क्षेत्र, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने जीव हैं उसी को क्या कहेंगे,
उसी को कह देते हैं समष्टि का घनत्व, डेंसिटी। ठीक, तो ये देखिए क्या कह रहा है, किसी भी निश्चित क्षेत्र में समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं होती, वो बढ़ती घटती रहती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। फार्मूला एक है ये। अगला देखते हैं, तो ज्ञानपुर से ही हो क्या? अच्छा ठीक, मॉर्निंग सर, सबको गुड इवनिंग। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात यानी अंग्रेजी में सेक्स रेशियो, मेल फीमेल कितने हैं। तो कोई भी समष्टि रहेगी, वहां देखेंगे टोटल नर कितने हैं, क्या टोटल नर, और देखेंगे वहां टोटल मादा कितनी है। तो देखो कोई, ये मान लो कोई पार्टिकुलर क्षेत्र है ये, इसमें जो मेल हैं वो है 1000, फीमेल है 940। ठीक, भारत की जो क्या कहते हैं, भारत का जो सेक्स रेशियो है वो वैसे भी 2011 के जनगणना के अनुसार यही था, 1000 पुरुष पर कितने, 1000 पुरुष पर 945 स्त्रियां, तो बाकी जो 55 लोग बच जा रहे हैं उनका विवाह नहीं होगा, तो ये जो 945 है इसी में किसी से अपना चक्कर वक्कर चलाएंगे। ठीक, समष्टि एक समूह या कुल का प्रतिनिधित्व नहीं करती, समष्टि कई घटक के साथ मिलकर एक पूर्णतः डिलीट कर दिए जी। चलिए, ये दूसरा भी देख लिए। तीसरा हम देखते हैं समष्टि में वृद्धि। अच्छा, इस समष्टि वृद्धि आप इसको आराम से पढ़िएगा, मैं इसी को एक चित्र की सहायता से एकदम आसान शब्द, मतलब एक डायग्राम की सहायता से, फ्लो डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या क्या लिखा गया है। जरा आ जाओ भाई, देखिए यहाँ कोई समष्टि है, मान लीजिए ये है कोई ये है कोई पार्टिकुलर क्षेत्र, ये क्या है, कोई पार्टिकुलर क्षेत्र है। अब इसमें ये कोई है, मान लो कचौड़ी आंटी है, कचौड़ी आंटी विदेश से, कहाँ से, विदेश से यहाँ आ गई रहने, तो यहाँ आई है रहने। आप प्रवासन, मतलब प्रवासन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, आप प्रवासन मतलब आई गई। तो इस क्षेत्र में जब कचौड़ी आंटी चली
हेलो खराब भाई, मेरे देखा 10-15 मिनट क्लास ले खत्म, ऐसे ऐसे देखो मजे देरी तक चले। हेलो हेलो, पीडीएफ तो 2 मिनट में सेट हो जाए यार, मतलब आ गया, चलो आवाज आ गया। चलो तो यहाँ जीवन के मतलब जीवन का जो सिद्धांत है इसमें, जीवन की उत्पत्ति में देखो विकास क्या होता है ये बताया गया। ये कहाँ था, हटाओ जी। तो ये वीडियो था, ये जो मैं बताया, ये आप लोग जाइएगा आराम से पढ़ लीजिएगा। विकास किसे कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, ओपेरिन के सिद्धांत, ये सब यहीं बताया गया है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले थे, ये कहाँ गया जी, विकास को, पृथ्वी की उत्पत्ति ये भी हटाओ, जीवन की उत्पत्ति, लो भैया आ गया। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति 4 बिलियन साल पहले हो गई थी, पढ़ा दिया गया है। इसके मतलब रिलेशन में सबसे पहली थियरी दी गई थी, थियरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन। इसकी मुख्य बातें ये क्या हो रहा है इसकी मुख्य बातें ये थी, पृथ्वी 4000 साल पुरानी है, जो जीव जैसा है वैसा बना था, जैव विविधता जैसी आज है वैसे पहले थी। ये अमान्य कर दिया गया, कहें एकदम बकवास कर रहे हो, भागो यहाँ से, हटा दिया गया। अगला जो देखा गया वो ये था पैन स्पर्मिया का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि पृथ्वी के बाहर से कोई जू स्पोर आया और पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कर दिया गया। इसको भी नहीं माना गया, हटा दिया गया, कहें कि भागो तुम लोग लुल्लू पुल्लू बात कर रहे हो। 1 मिनट आवाज आओ थे ना, चलिए। तो ये सिद्धांत को भी नहीं माना गया। तो ये आप लोग जो स्पर्मिया का सिद्धांत, और आगे बढ़ेंगे तो एक आ जाता है आजीवात जीवोत्पत्ति, मतलब जो सजीव हैं उनकी उत्पत्ति निर्जीव से हुई है। कहें और क्या क्या बताएं, कहें जो गेहूं है उसी में गेहूं गेहूं में पसीने से भीगा कपड़ा रख दो, 21 दिन बाद चूहा पैदा हो जाएगा। कीचड़ से सांप, मेढक, छिपकली, केकड़ा पैदा हो जाते हैं। गोबर और ओस को मिला दो, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। तो ये भी अमान्य कर दिया गया। इनके बाद एक और आए, चचा कौन आए, लुई पास्चर। ये 2 ठो फ्लास्क पहनिए, एक का गर्दन सीधा रखे, एक का गर्दन मोड़ दिए। अब इसमें क्या हुआ, दोनों में ईस्ट और शर्करा का घोल मिला दिए, तो जिसकी सीधी गर्दन है उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, और जिसकी गर्दन मोड़े थे उसको ढक दिए थे, इसमें जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ये कहें जीव की उत्पत्ति जीव सजीव से होती है। वाह वाह, क्या बात बता रहे हो। आगे तो बस यही थे लुई चचा, ठीक। तो स्वतः जन्म सिद्धांत, ये उन्हीं के बारे में बताया गया, आराम से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओपेरेन का सिद्धांत, ये भी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ही है। ये देखिए ओपेरिन का सिद्धांत, ये इसे जैव रासायनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले परमाणु बने, फिर उससे अणु बना, फिर उससे अकार्बनिक यौगिक बने, फिर उससे कार्बनिक यौगिक, फिर जीवन की उत्पत्ति हुई, और वो कहाँ हुई, जल में। जो प्रारंभिक वातावरण था उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए वो अपचायक प्रकृति का था। ये था किसका, पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति का बनना, प्रजातिकरण ये कहा जाता है। विकास प्राकृतिक चयन के कारण होता है, यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। वेरी गुड। तो विकास है, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से बाहर चले जाओ तुम्हारा विकास हो जाएगा, ये हजारों लाखों सालों में होती है, धीरे धीरे चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। प्रणाम है विकास, चलिए। तो ये आगे वही जो बताया गया उसी के बारे में, ये आगे मिलर रूलर चचा है, अपना प्रयोग दिए। यार कितना स्लाइड ले दिया। चलो आ गया अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी आदि मानव। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इस पर भी 3 नंबर का लिखना है। तो देखिए जो आदि मानव थे, यानी कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो इनके बारे में याद रखिए क्या क्या है। तो इस कपी मानव का प्रथम जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट को सन 1924 में दक्षिणी अफ्रीका से 6 से 7 साल के बच्चे के कपार की जो करोटी होती है के रूप में ट्वांग नदी के समीप मिला था। इसे ट्वांग बेबी कहते हैं क्योंकि ट्वांग नदी के किनारे मिला था, ठीक। 6 से 7 साल के बच्चे की करोटी का जीवाश्म यही है, देखो बाहर निकला है, देख रहे हो, पहला आदि मानव। इसी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, छोटे आकार के
तथा 4 फुट लंबे और भारी शरीर के कपी मानव थे। ये लगभग खड़े होकर सीधा मुद्रा में चलते थे। लगभग मतलब ये ऐसे एकदम ऐसे ऐसे चलते थे। ठीक। चलिए हो गया। तो इसके पहले के जो चाचा थे लुई चचा, अच्छा उनको प्रणाम किए थे, लुई चचा आशीर्वाद दे दिए, फर्स्ट रैंक आए। अगला देखो, ये जो महारंध्र या फोरामेन मैग्नम है, करोटी के नीचे स्थित था, किंतु जबड़े व दांत आधुनिक मानव के दांतों की अपेक्षा अधिक कड़े थे। अरे एकदम पहले के मनई बरियार थे। अब उसी के बारे में आप लोग आराम से ये सब पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है चेहरा यानी प्रोगनेथस प्रकार का था, भौहें उभार नेत्रों के ऊपर निकली हुई थी, ढोड़ी नहीं थी तथा मस्तिष्क का आयतन इतना था। किसी पत्थरों के बेढंगे औजार बनाते थे, कपी मानव अपना उकार उकार करके खाते थे। संक्रामक रोग, देखिए संक्रामक रोग क्या होता है? जो एक जीव से दूसरे जीव में फैले उसे कहेंगे संक्रामक रोग, जो एक जीव से दूसरे जीव में ना फैले उसे कहेंगे गैर संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग के बारे में 10th का कब चालू होगा? 10th का भी चालू होगा भाई, जरा वेट करो। संक्रामक रोग या इसी को संचरणीय रोग कहते हैं। ये होता क्या है? तो जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर हो जाए। ठीक, देखो तो ये दो तरह का होता है। एक होता है कांटेजिनियस, यानी कि ये रोग सामान्यतः प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क में आने से फैलते हैं। उदाहरण छोटी छोटी माता चेचक, जिसे गांव में क्या कहते थे? महारानी मावा। दाद, जो दाद होता है, किसी को हुआ है उसका कपड़ा यूज करो, तुमको भी हो जाएगा। फंगल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा, खसरा, कुष्ठ रोग, ये सब होते हैं। दूसरा होता है असंसर्गज, यानी नॉन कंटेजिनस, कांटेक्ट में आओ फैलेगा नहीं। जैसे में प्लेग, हैजा, मलेरिया। तो अब लिखना रहेगा डिटेल में मलेरिया, इसी में एक आध दो रोगों का वर्णन कर दीजिएगा आराम से। चलिए नमस्ते से जी, नमस्ते जी। आगे बढ़ता हूं। अगला है डार्विनवाद। लो भाई, डार्विनवाद चचा, देखो विकास के बारे में सबसे पहले बताए थे लैमार्क। लैमार्क के बाद आए एक को चचा, नाम क्या था? डार्विन। तो ये क्या क्या बताएं वो जान लो। डार्विन एक पुस्तक लिखे थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखे थे? इनकी जो बुक थी, क्या बुक, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। बाई नेचुरल सिलेक्शन। देखो विकास के संबंध में, किसके संबंध में? विकास के संबंध में, डार्विन चचा अपने विचार दिए। कौन? डार्विन चचा विचार दिए। उसी विचार को क्या कहते हैं? डार्विनवाद। अब क्या क्या विचार में दिए थे वो हम देखते हैं। तनी कमेंट पढ़ते रहे भाई, बताया कि कमेंट कर क्वेश्चन वेश्चन रहे तो बताया जो सर पढ़ा रहे हैं वह। देखिए क्या क्या था। पहली बात कहें कि ये जो जीव होते हैं ना, उनमें अति जनन होता है। अति जनन का मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं कम ही समय में इतने ज्यादा बच्चे या इतने ज्यादा अंडा पैदा कर देंगे कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उन्हीं का राज हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो नेचर है, कुछ अंडे को नष्ट कर देगी, कोई बच्चा रहेगा उसको रोग पैदा करके मुंगा देगी। यानी जितने लोग पैदा होंगे सब लोग जिंदा रहेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा क्या कह रहा है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी एग्जिस्टेंस फॉर सर्वाइवल। अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, जो बरियार रहेगा जिंदा रहेगा, जो कमजोर रहेगा मारा जाएगा। अब यहाँ जो देखो संघर्ष किसके लिए करते हैं? भोजन के लिए, आवास के लिए, साथी के लिए, जनन के लिए। खाना के लिए दो ठो, मान लो घर में चॉकलेट वॉकलेट आ गया, दो ठो लड़कियां हैं, झगड़ा कर ली एकदम, उसका चुंडी पकड़ के उधर घिरा रही है, वो उसको इधर घिरा रही है, तो भोजन के लिए झगड़ा। अगला आवास के लिए, मान लो सोने सोने जाना हुआ, ठंडी है, वो कह रहे कंबल हम लेंगे, वो कह रहे कंबल हम लेंगे, फिर दो पटक का हुआ। साथी के लिए मतलब अपने जीवन साथी के लिए झगड़ा कर लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसी झगड़ा करने को कहते हैं संघर्ष। ठीक, ये कितने तरह का है? 3 तरह का है। पहला जो होता है ये होता है अंतः जाति संघर्ष। क्या होता है?
अंतः जाति संघर्ष, इसमें एक जाति के ही सदस्य आपस में झगड़ा कर लेते हैं, जैसे कोई लड़की है दूसरे लड़की से झगड़ा कर ले। एक होता है अंतर जाति संबंध, ये क्या होता है, कोई लड़की जाके बिल्ली से झगड़ा कर ले, तुम मेरा दूध पी गई, जाके किसी कुत्ते से झगड़ा कर ले, तुम मेरी रोटी खा गए, तो इसको कहते हैं अंतर जाति संबंध। एक और होता है क्या, वातावरणीय संबंध, संघर्ष, क्या वातावरणीय संघर्ष, तो है देर नहीं होता, इसमें वातावरण की जो अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी उसके प्रति संघर्ष करते हैं। एक होता है प्राकृतिक विभिन्नताएं, प्राकृतिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, एक ही जाति के दो, मतलब मैं मोस्ट हेडिंग बता देता हूं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। तो एक था जीवन संघर्ष, अतिजनन, एक है प्राकृतिक विभिन्नताएं, और अगला क्या है, प्राकृतिक वर्ण, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा वो जिंदा रहेगा और नहीं तो कमजोर मारा जाएगा, तो ये कहा जा रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता। नई जातियों की उत्पत्ति, ये भी उसी में है, अब रिप्रोडक्शन होगा तो नई जाति बनेंगे ही, नहीं तो विकास होगा तो नए तरह के जीव बन जाएंगे। चलो भाई अगला, नर जनन तंत्र। देखो अब आ गया 5 नंबर वाला, क्या है, कह रहा है 3+5 यानी मतलब 3+2 5 नंबर, कह रहा है नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए, यानी शुक्राणु जनन को भी पूछा है। तो देखो जो शुक्राणु जनन होता है उसको बाद में समझाते हैं, पहले नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र का चित्र इधर दिया गया है, देखिए अब इसमें आपको नाम याद रखना है, ये आप लोग आराम से बना लीजिएगा, नाम इसमें याद रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं, एक मिनट, ये ब्लैक है येलो, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्टिस, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब जैसे ही टेस्टिस के ऊपर देखेंगे तो एक और पतली नलिका रहती है जिसको कहते हैं इपीडिडाइमिस। तो फर्स्ट हम क्या देखें, पहला देखे हैं टेस्टिस, दूसरा क्या देखें, इपीडिडाइमिस। टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होगा। इपीडिडाइमिस, शुक्राणु वहां से बन के आएंगे और इसी में थोड़ी देर रुक के सुस्ताएंगे, ठीक, यानी शुक्राणु का परिपक्वन होगा। अगला ये जो इपीडिडाइमिस है, देखो एक पतली नलिका से इधर ऐसे गया हुआ है, इस पतली नलिका को कहते हैं वास डिफरेंस, क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, किधर लिखा गया है जी, चलो पता नहीं, लेकिन इसी को कहते हैं शुक्रवाहिनी, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। अच्छा, ब्रीसड़ को, इसको टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं ब्रीसड़, क्या कहते हैं, ब्रीसड़, और इपीडिडाइमिस को कहते हैं अधिब्रीसड़, क्या कहते हैं, अधिब्रीसड़। तो ये शुक्रवाहिनी में गया, शुक्रवाहिनी से इधर जाता है और यहाँ पर है ये सेमिनल वेसाइकल, यानी इसको कहते हैं शुक्राशय, क्या कहते हैं, शुक्राशय। तो भाई इधर क्या होता, देखिए ये जो शुक्राशय है ये फ्लूइड का सेक्रेशन करेगी, जिससे इसमें जो शुक्राणु बने हैं ना, ये शुक्राणु और इधर जो जो ग्रंथियां हैं उनका फ्लूइड मिलके वीर्य बन जाते हैं, सीमन बन जाते हैं। तो देखो शुक्राणु बनेगा कहाँ, टेस्टिस में, और वो ट्रांसफर कहाँ होगा, फिर उसके बाद अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनी, फिर उसके बाद इधर जाता है इजेकुलेटरी डक्ट, यानी स्खलन नलिका, ये जो है स्खलन नलिका, और इसके बाद ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि इसी को कहते हैं मूत्र मार्ग, क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, ये, और ये स्ट्रक्चर है पेनिस। पेनिस में आपको ये दिखाई दे रहा होगा रेड रेड, इसे कहते हैं ब्लड कोटर, क्या, ब्लड कोटर। तो पेनिस का काम होता है शुक्राणु को वेजाइना तक पहुंचाना, ब्रीसड़ का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कराना, अधिब्रीसड़ का काम है शुक्राणु को कुछ टाइम तक रोक कर रखना उनका परिपक्वन के लिए, और शुक्रवाहिनी में जो शुक्राणु है उसका तरंग गति होता है। आप लोगों को देखिए पीडीएफ चाहिए ना, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, हर चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक, आराम से पढ़िएगा। तो ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ ये जो दिखा क्या था, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। प्राथमिक अंग, क्या, प्राथमिक अंग, और इसमें आता है ब्रीसड़, फिर आता है सहायक अंग, क्या,
सहायक अंग। और इसमें आता है अधिवृषण, यानी शुक्राणु को इकट्ठा करके रखेगा। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को तरंग गति प्रदान करेगा। और तो एक रहता है स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। और तो एक रहता है शेषन। ठीक, तो स्खलन नलिका ये शुक्राणु को आगे भेजेगा, शेषन उसको वेजाइना में भेजेगा। और यहाँ रहते हैं सहायक ग्रंथि। क्या रहती है? सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में क्या याद रखेंगे? शुक्राशय, शुक्राशय। और तो काउपर ग्रंथि, काउपर और प्रोस्ट्रेट। ठीक, तो इन सब का मैं पीडीएफ नोट दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए जो शुक्राणु है, क्या शुक्राणु और प्लस ये जो ग्रंथियां हैं, इनसे जो तरल स्रावित होगा, ये तरल और शुक्राणु अगर ये दोनों मिल जाए तो इसी को कहते हैं वीर्य। क्या कहते हैं? वीर्य। अगला देखो, इसी क्वेश्चनों में क्या कहा गया था? इसी क्वेश्चनों में कहा गया था शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो जो शुक्राणु निर्माण है ना, वो 3 चरण में होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। देखो इस तरह से ये है कोई प्रीमोर्डियल सेल, इसमें होगा विभाजन। 1 से बन गया कितना? 2। अब 2 से कितना बन गया? लो 4 बन गया, बन गया। इस तरह से समसूत्री विभाजन होता जाता है और इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अब इस स्पर्मेटोगोनिया में कोई एक को खाना पीना खाएगा, आकार में हो जाएगा बड़ा, इसे कहेंगे प्राइमरी सेल। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक, जो इतना है ना, इतने को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या? मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी कि इसी को कहते हैं बहुगुणन प्रवस्था या गुणन प्रवस्था, बहुगुणन प्रवस्था। ठीक, और ये जो वृद्धि हुआ है ना, इसको कहते हैं वृद्धि प्रवस्था। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवस्था, यानी ग्रोथ फेज। अब इसी में क्या होगा? देखो अब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा और 2 सेल बनेंगे, फिर इसमें अर्धसूत्री सेकेंड होगा, यहां बनेंगे अब 4 2 से। ये देखो कितना बन गया? 4। ठीक, अब इसी में अगर क्या आ जाए, पोंछ का विकास हो जाए, तो यही बन गया शुक्राणु। इसमें पोंछ बन गया तो ये क्या हो गया? शुक्राणु। ठीक, ये जल्दी जल्दी में मैं बता रहा हूं। इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। और इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। तो इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। ठीक, ये है स्पर्मेटिड और ये है स्पर्म। तो 3 चरण में हो रहा है। पहला चरण बहुगुणन प्रवस्था और इसको कहते हैं परिपक्वन प्रवस्था। क्या? परिपक्वन प्रवस्था। तो बहुगुणन में क्या हो रहा है? ये है कोई जर्म सेल, या कह लीजिए इसी को कहते हैं प्रीमोर्डियल सेल। क्या? जर्म सेल। विभाजित हुई, धड़ाधड़ समसूत्री विभाजन हुआ, इस पर मेटोगोनिया बना, वो खाना खा के अपना आकार बढ़ा लिया, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको कहते हैं वृद्धि प्रवस्था। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 कोशिका बनेगी, उसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उन दोनों में अर्धसूत्री सेकेंड हो जाएगा, 4 कोशिका बन जाएगी, उस 4 को कहते हैं स्पर्मेटिड। उसी में पोंछ का विकसित हो जाएगा, यानी इसमें हो गया कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, और ये पोंछ आ गया तो इसी को कह देते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु बन गया तो इसी को कहते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, यानी शुक्राणु जनन। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अथवा में करके दिया गया है, तो उधर वो बता दिए तो अथवा वाला नहीं बताएंगे, काम खत्म। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, किसी वीडियो में अलग से बता दिया जाएगा। तो कहा गया था चाहे ये कीजिए चाहे वो कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए चाहे वो कीजिए। ठीक, देखो प्लाज्मिक डीएनए जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो होता है, और गुणसूत्री डीएनए यानी गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए पाया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस ये डीएनए को तोड़ देता है, बीच से तोड़ देगा, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशेष पॉइंट से तोड़ेगा। ये नॉर्मल में बता दिया। अगला, लिंग सहलग्न रोग से आप क्या समझते हैं? यानी ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्रों के कारण होते हैं उसी को कहते हैं लिंग सहलग्न रोग, रेखांकित चित्रों द्वारा। तो इसके अलावा देखो अथवा में करके ये क्वेश्चन है, समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रिया लिखिए। तो हम ये बता देता हूं उसके जगह पर। तो देखो समष्टि से हम क्या समझते हैं? जो समष्टि होती है, क्या नहीं,
अरे भाई लिखा तो नहीं था समष्टि। तो मैं बता दे रहा हूं, आप लोग धड़ाधड़ लिख लीजिए। समष्टि यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे एक ही जाति के कुल जीवों की जो संख्या है उसी को कहते हैं समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। जैसे ये है कोई स्थान, इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं तो इसी पूरा को एक टाइप के मान लो सभी के सभी यहाँ बकरी रह रही हैं। क्या रह रही हैं? बकरी। तो ये बकरी की समष्टि हो गई। और इधर बकरी की बहन यानी मान लो लड़कियां रह रही हैं तो ये लड़की की समष्टि हो गई। ठीक। तो ये यानी एक टाइम पर एक स्थान में जो एक जाति के जीव की कुल संख्या उसे कहेंगे समष्टि। इसके बीच क्या क्या पारस्परिक क्रियाएं हो सकती हैं तो ये याद रखिएगा। ओहो टाइम है। देखिए मैं ऐसे ही सब बता दे रहा हूं, आप लोग आराम से। दो तरह की क्रियाएं होंगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक यानी सहजीवन, दो जीव एक दूसरे पर डिपेंड होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पहला है सहोपकारिता, यानी जब दो जीव एक दूसरे पे व्यतीत, एक दूसरे पे अपना जीवन देखिए सहजीवन यानी बता दिए दो जीव एक दूसरे पे अपना जीवन मिलकर बिताएंगे। इनमें पहला है सहोपकारिता, यानी दो जीव एक दूसरे पे जीवन व्यतीत करें, किसी को हानि ना हो, दोनों को लाभ हो। जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन में क्या रहता है? शैवाल कवक, शैवाल खाना बना के दे देता है, कवक कहता है हम तुमको सुरक्षा दे देंगे। तो ये हो गया सहोपकारिता। अब एक होता है सहभोजिता, मतलब दो जीव हैं, एक को लाभ हो रहा है, एक को न लाभ होगा न हानि होगा। जैसे आम के पौधे पे आर्किड का पौधा हो जाए तो आर्किड को तो लाभ हो जाएगा लेकिन आम को न लाभ होगा न हानि होगा। ये हो गया। तीसरा होता है आद्य सहयोग। आद्य सहयोग यानी जब दो जीव साथ में आए, जरूरी नहीं है लेकिन जब वो साथ में आएंगे तो दोनों को लाभ होगा। जैसे में हरमिट, हरमिट केकड़ा है समुद्री एनीमोन, हरमिट केकड़ा समुद्री एनीमोन नहीं, हरमिट केकड़े के ऊपर समुद्री एनीमोन जाके बैठ जाता है, वो उसको फ्री में पूरा समुद्र घुमा देता है और बदले में उसके ऊपर जो कचड़ी कचरा रहता है उसको ये साफ कर देता है। ठीक। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में स्पर्धा, स्पर्धा यानी झगड़ा, अभी जो कुछ देर पहले मैं बताया था। तो झगड़ा जब होता है दो जीवों के बीच में तो वो या तो भोजन को लेकर होगा, या तो आवाज को, या तो लेकर जीवन साथी को, या तो सेक्स को लेकर झगड़ा होगा। ठीक। तो ये आराम से ये सब तो आराम से ये सब आप लोग पढ़िएगा, मैं बता दिया। ये अब वैसे अब अगली क्लास चलने वाली है तो बंद भी किया जाएगा। अब झगड़ा दो तीन तरह का होगा, बताया गया ना क्या? एक है इंट्रा स्पेसिफिक झगड़ा, यानी अंतर जाति झगड़ा, एक ही जाति के मतलब एक ही जाति के जीवों के मध्य झगड़ा होगा। अंतरा जाति यानी दूसरे दूसरे जाति के जीवों के मध्य झगड़ा होगा। और परभक्षण यानी दूसरे जीव को जाके खाना, उसी को कहेंगे परभक्षण। तो ये आप लोग आराम से पढ़िएगा आगे। अगला कह रहा है मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता, अथवा में इसी के क्या दिया है? आवृत बीजी पौधे में निषेचन कैसे होता है और निषेचन पश्च संरचना का वर्णन कीजिए। दोनों ही सरल हैं तो मैं यही वाला बता देता हूं। तो देखो आवृत बीजी जो पौधे हो गए यही है, क्या है? आवृत बीजी पौधा यानी एंजियोस्पर्म। तो इसमें एंजियोस्पर्म में होता क्या है? तो 5-10 मिनट का टाइम है कि नहीं? 7 बजे से बना 8 मिनट में तो करे अंदर करो। अरे बस खत्म हो जाए भाई, वो करे अंदर भरे मम्मी के समझाई दे। देखिए होता क्या है, इस तरह से ये है कोई देखिए ये है क्या, कोई मादा जननांग, और इसका जो ये वाला भाग रहता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। चलिए छोड़िए इसको, मैं अब क्या बना के बताऊं, मैं यही बता देता हूँ। देखिए ये क्या है? वर्तिकाग्र। तो ये जो स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्टिग्मा पर यहां से परागकण उड़कर ऐसे चले आए। जैसे ही पराग कराएंगे तो वर्तिकाग्र पर बैठेंगे, उसकी नमी को अवशोषित कर लेंगे और अपना थोड़ा मोटा हो जाएंगे और पराग नलिका अंकुरित होने लगेगी। तो ये देखिए प्रिंस कुमार, हेलो भैया, हेलो प्रिंस। तो देखिए ये परागकण आया, अब ये पराग नलिका अंकुरित कर रहा है। देखो ये थोड़ी सी पराग नलिका, फिर इधर और बड़ी पराग नलिका। अब ये पराग नलिका अंकुरित होकर ये जो अंदर भ्रूण कोश है इसको कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। 1 मिनट नमुआ या लिखूं जरा बढ़िया से, तो भ्रूण कोश। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं? भ्रूण कोश।
ये बीजांड को चीरते हुए भ्रूण कोश में पहुंच गई। अब जैसे ही भ्रूण कोश में पहुंचती है तो इसके आगे का स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूं। ये देखिए, ये है, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। तो जैसे ही यहां से ये परागकण आया और ये परागकण अंकुरित होकर कहाँ चला जाता है, इसमें। तो अब इसी को मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं। देखो, ये इस तरह से है और इसी में ये क्या चला गया, पराग नलिका। ठीक, ये क्या है, पराग नलिका। अब इस पराग नलिका में दो ठो होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं, दो होते हैं नर युग्मक। तो देखो, एक नर युग्मक यहाँ है, एक नर युग्मक यहाँ है। इसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सेल। और ये है एग सेल। क्या है, एग सेल। और ये है नर युग्मक, नर युग्मक। तो नर युग्मक ये दोनों है। तो जैसे ही देखो, ध्रुवीय सेल यानी पोलर सेल, आप लोग लिख लीजिएगा ध्रुवीय कोशिका। इससे मेल गैमीट मिल गए, यानी नर युग्मक मिल गए, मेल गैमीट। तो ये बनाते क्या है, ये बनाते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष। और ये होता है 3N। क्या होता है, 3N। और इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 ठो केंद्रक मिल रहे हैं। दूसरा जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट, ये मिलता है एग सेल से। एग सेल है फीमेल गैमीट। तो ये यही है फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहते हैं द्विसंलयन। दो केंद्रक मिले हैं, द्विसंलयन। तो ये बनाते हैं भ्रूण। क्या बनाते हैं, भ्रूण। या कह लो, पहले बनाएंगे युग्मनज, फिर बनाएंगे भ्रूण। पहले ये क्या बनाते हैं, युग्मनज, फिर वो बनाते हैं भ्रूण। ठीक, तो इसी को कहते हैं द्विनिषेचन। खोज किए थे नवासी ना। हाँ, इसी को कहते हैं द्विनिषेचन। क्लियर है। एक और कहा गया है यहाँ, अभी नहीं। देखो, एक और इसी में क्वेश्चन कहा गया है। तो ये होता है, कट को टिकल का, देखो, इसी में कहा गया है कि निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। यानी निषेचन पश्च संरचनाएं, चलो देख लेते हैं क्या होता है। निषेचन पश्च संरचनाएं, निषेचन पश्च संरचना, संरचनाएं। देखो, पहले तो जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका, ये निषेचन होते मान किस में बदल जाती है, युग्मनज में। किसमें, युग्मनज। और युग्मनज आगे चल के किस में बदल जाता है, भ्रूण में। ठीक। और जो ध्रुवीय कोशिका है, क्या, ध्रुवीय सेल, तो ये बदल जाती है प्राथमिक भ्रूणपोष में। किसमें, प्राथमिक भ्रूणपोष। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष बदल जाता है भ्रूणपोष में। ये बात याद रखिएगा। और तो जो अंडाशय है, कौन, अंडाशय, अंडाशय बदल जाता है फल में। और अंडाशय भित्ति बदल जाती है फल भित्ति में। अंडाशय भित्ति ये बदल जाती है फल भित्ति में, फल भित्ति। और जो बीजांड है, कौन, बीजांड, तो ये बीजांड बदल जाता है बीज में। और जो बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण ये बदल जाता है टेस्टा में। और अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण ये बदल जाता है टेगमेन में। क्या, टेगमेन में। तो ये सब निषेचन पश्च संरचनाएं हैं। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाट नहीं, बहुत सही। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। बताओ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। हाँ, अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो भाई, नहीं तो फिर क्लास को बंद कर दें। घंटा खोइए यार, इतना टाइम के बाद। तो पहला जो मॉडल पेपर, बायोलॉजी का पहला मॉडल पेपर था, ये हो गया है खत्म।
अगले वीडियो में अगर अब अगला वीडियो जो आएगा इसको पहले आराम से देखते रहिए, दोस्तों के पास भेजते रहिए। अच्छे खासे व्यू आते हैं इसके। भाई देखिए आप लोगों को फ्री में सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप लोग भी इसको शेयर करते रहिए ताकि हमको भी यूट्यूब की तरफ से कुछ पैसा मिलता रहे। तो अभी तक जितना बताया गया, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कहीं कोई घबराहट झंझनाहट या कुछ पूछना है जल्दी बताइए, नहीं तो अब अगली क्लास स्टार्ट होगी। भाई भेज दो चलो व्हाट्सएप पे। नो सर। ठीक, वेरी गुड। तो चलिए बहुत है ये आज के लिए इतना। एक सेट हल हो गया है आराम से। अब इसको देखिएगा घर पे, वो क्लास ये रिकॉर्ड करे रहे कि नहीं, ना करे हो बाद में डाउनलोड हो जाए भाई, कोई दिक्कत ना हो। 1 घंटा 21 मिनट। चलिए ठीक, तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टाटा।